नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आप हीरो पेंशनर हैं या जीरो पेंशनर हैं। अपने दिल में हाथ रख के जवाब दीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे पेंशनर्स को तकलीफ हो जाएगी जवाब देने में, क्योंकि उनको पता होगा कि वो जीरो पेंशनर हैं। जी हां, कौन है हीरो पेंशनर और कौन है जीरो पेंशनर, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। इसके साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में फैमिली यूनिट को 5 से 6 लेने की मांग लगातार चल रही है। एससी जेसीएम ने भी अपने पॉइंट में 3.6 की मांग की है। क्या होता है ये फैमिली यूनिट, कैसे बढ़ता है आपका पेंशन या पेमेंट फैमिली यूनिट बढ़ने से, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ अगस्त महीने का एडवांस पेंशन का मैसेज आ गया स्पर्श से। क्या स्पर्श से अगस्त के महीने में पेंशन जल्दी आ रहा है या तो क्या 58% डीए के हिसाब से आ रहा है? बहुत सारे पेंशनर्स के मन में सवाल है। क्या आपको एडवांस इंटीमेशन का मैसेज मिल गया? बहुत सारे पेंशनर्स को मैसेज नहीं मिला है। तो ऐसे में सावधान रहना है अब के महीने, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट का भी डेट नजदीक आ रहा है दोस्तों। इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ओआरओपी में जो एक्स ग्रुप का केस चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसका अपडेट आया है। 20 अगस्त की सुनवाई थी, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों। अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं, व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल का वीडियो तो देखा है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसीलिए उन्हीं व्यूअर्स से मेरा आग्रह है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज करूंगा कल करूंगा करके सोच के बैठे हैं, तो फटाफट से पहले इस वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद वीडियो को आगे देखना कंटिन्यू रखें दोस्तों, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां सैनिक पाठशाला में आपको देखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है वो छूट जाएं, आपको नोटिफिकेशन ना मिले। इसीलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके आगे फिर वीडियो देखना कंटिन्यू रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक्स ग्रुप के केस की सुनवाई का अपडेट आ गया है। जी हां दोस्तों, अपडेट आ चुका है। चलिए सीधे सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट का कॉपी आया है 20 अगस्त की सुनवाई का, उसको देखते हैं दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन की बहुत सारी विसंगतियों में से एक अहम विसंगति यह भी है कि एक्स ग्रुप को 2016 से पहले और बाद वालों में बांट दिया गया। अब उसी मुद्दे को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जिस केस की सुनवाई 20 अगस्त को थी, और उसी केस की सुनवाई का ये अपडेट सामने आया है। ये एक ऑर्डर सामने आया है जिसमें माननीय कोर्ट ने रेस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि भारत सरकार को आगे एफिडेविट दायर करने से मना कर दिया, क्योंकि रेस्पोंडेंट नंबर 1 को पहले एफिडेविट दायर करने के कई सारे मौके दिए गए और लास्ट अपॉर्चुनिटी में भी जब एफिडेविट नहीं दायर हुआ तो आगे अब एफिडेविट दायर करने से डिक्लाइन कर दिया माननीय कोर्ट ने, यानी कि आगे भारत सरकार का एफिडेविट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि बाकी जो रेस्पोंडेंट हैं उनसे एफिडेविट दायर करने के लिए बोला गया है, आप यहां देख पा रहे हैं। तो इस केस में अब सुनवाई चल रही है दोस्तों। आगे इसकी अगला जो डेट है ये 19 सितंबर 2025 है। हालांकि इस तरीके से एफिडेविट दायर ना करके केस को डिले कराने की कोशिश हो रही है, लेकिन माननीय कोर्ट की तरफ से सुनवाई चल रही है और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ पेंशनर के फेवर में फैसला आ सकता है दोस्तों। 19 सितंबर का अगला डेट मिला है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे हलफनामा दाखिल करने के लिए रेस्पोंडेंट नंबर 1 को माननीय कोर्ट ने अब मना कर दिया है। हलफनामा आप दाखिल नहीं कर सकते हैं, बाकी रेस्पोंडेंट्स दाखिल कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं दोस्तों केस को डिले करने की टैक्टिक्स हैं। ये हलफनामा देते नहीं है, जितना दिन तक लंबा कर सकते हैं उतना लंबा करते हैं, फिर दूसरा रेस्पोंडेंट एक हलफनामा दे देता है, तो कहीं ना कहीं केस को डिले करने के ये सारे के सारे तरीके हैं। चलिए हम आशा करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट सही संज्ञान लेते हुए केस की जल्दी से इसकी सुनवाई करेंगे। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। अगस्त के महीने का पेंशन स्पर्श से 29 अगस्त को आएगा खाते में। डीए का परसेंटेज 58 होगा दोस्तों। अगस्त महीने का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज स्पर्श की तरफ से आ चुका है बहुत सारे पेंशनर्स को, आप जैसे देख पा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे पेंशनर्स को अभी भी मैसेज नहीं मिला है, तो जिनको भी मैसेज नहीं मिला है वो चिंतित ना हो, केवल अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस जरूर चेक कीजिएगा स्पर्श के अंदर लॉगिन होकर के, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट का महीना नजदीक आ रहा है। बहुत सारे पेंशनर्स का हो सकता है जुलाई में ही ड्यू था, हो सकता है अगस्त में ड्यू है, तो जिनका ड्यू डेट निकल चुका है या निकलने वाला है वो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दें। लेकिन जिनका भी ड्यू डेट आगे का है
और मैसेज नहीं मिला एडवांस इंटीमेशन का तो चिंतित ना हो। दोस्तों इस महीने पेंशन 29 अगस्त को आएगा क्योंकि 30 और 31 की छुट्टी पड़ रही है, तो इस वजह से पेंशन 2 दिन पहले ही आ रहा है। लेकिन दोस्तों पेंशन उतना ही मिलेगा जितना आपको पिछले महीने मिला था। डीए की बढ़ोतरी जुलाई से तो लागू है, लेकिन अभी तक सरकार ने उसको डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए जब सरकार डिक्लेयर करेगी तो पिछले जुलाई अगस्त सितंबर का हमें एरियर मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल पेंशन उतना ही मिलेगा जितना हमें 55% डीए के हिसाब से मिल रहा था। और मैसेज नहीं भी मिला है तो लाइफ सर्टिफिकेट का अगर इशू नहीं है तो चिंतित ना हो, मैसेज ना मिलने से भी पेंशन खाते में क्रेडिट हो जाएगा, चिंता ना करें। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। पेंशनर्स हमेशा अपना डिटेल्स अप टू डेट रखें, नहीं तो परिवार को झेलना पड़ेगा परेशानी। हाँ, इसी पॉइंट के लिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या आप हीरो पेंशनर हैं या आप जीरो पेंशनर हैं? आपको सही आपका सटीक पेंशन मिल रहा है, आपका हर महीने पेंशन खाते में आ रहा है, जितना डीए मिलना चाहिए, एमएससीपी एसीपी लागू है तो सब कुछ आपको मिल रहा है। इस लिहाज से आप सोच रहे होंगे कि मेरा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है आप भी जीरो पेंशनर हैं। मैं हीरो किनको बोल रहा हूं, जीरो किनको बोल रहा हूं, वो आगे बताता हूं। दोस्तों अगर आपका सर्विस डॉक्यूमेंट में आपके बच्चों का, आपकी वाइफ का, सभी का डिटेल्स अगर सही अपडेटेड है, नाम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज अगर सही अपडेटेड है और आपको पेंशन भी सही मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, तभी आप हीरो पेंशनर हैं। अगर आपको सही पेंशन नहीं मिल रहा है या तो फिर आपका फैमिली का या बच्चों का डिटेल्स सिविल डॉक्यूमेंट में कुछ और है, आधार में, पैन में कुछ और है और सर्विस डॉक्यूमेंट में, आपका पीपीओ में, आपका सर्विस रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड ऑफिस में कुछ और है, तो आप जीरो पेंशनर हैं। बेशक आपको सही पेंशन मिल भी रहा हो तब भी आप जीरो पेंशनर हैं। और अगर आपको सही पेंशन नहीं मिल रहा है तब भी आप जीरो पेंशनर हैं, क्योंकि आपको अगर हीरो पेंशनर बनना है दोस्तों, वो मेरे हिसाब से बोल रहा हूं, तो आपका सारा डॉक्यूमेंट भी सही होना चाहिए और आपको पेंशन भी सही मिलना चाहिए, जो आपका एंटाइटलमेंट है। मैं अपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, मैं हीरो पेंशनर हूं। आप में से कौन कौन कॉन्फिडेंस से बोल सकता है, अपना मैसेज में जो है मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है कि आप भी हीरो पेंशनर हैं। लेकिन कंडीशन वही है, अगर आपको हीरो पेंशनर का कमेंट करना है तो आपका पेंशन भी सही होना चाहिए और आपका फैमिली का, बच्चों का सारा डिटेल्स भी सही होना चाहिए दोस्तों, तभी आप हीरो पेंशनर हैं। नहीं तो आपके गुजर जाने के बाद अगर आपके बच्चों को परेशानी झेलना पड़े, आपकी वाइफ को अगर परेशानी झेलना पड़े फैमिली पेंशन शुरू कराने के लिए, तो आप तो जीरो पेंशनर ही हुए ना। इसीलिए मेरा आग्रह है, अगर डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ियां हैं, बच्चों के डेट ऑफ बर्थ में, नाम का स्पेलिंग में, तो उसको आपके रहते ही सही करवा लीजिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कल को जब फैमिली पेंशन शुरू कराने की नौबत आएगी बहुत दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे बच्चे, फैमिलीज इस चीज को भुगत चुके हैं। इसलिए आपको मैं आग्रह करता हूं, हीरो पेंशनर बनना चाहते हैं तो सारा डिटेल सही कर लीजिए। आपको गलत पेंशन मिल रहा है तो उसको भी सही करवा लीजिए। हालांकि जिनका पहले डॉक्यूमेंट में जैसे डिस्चार्ज बुक में, ओरिजिनल पीपीओ में सही था लेकिन केवल स्पर्श में गलत है, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। स्पर्श में लॉगिन हो जाइए और अपना डिटेल सही करवा लीजिए। लेकिन जिनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में भी गलत है तो वो जल्दी सही करवा लीजिए, ताकि उन बच्चों को, आपके फैमिली को बाद में जाकर के दिक्कत ना हो और आप भी अपने आप को हीरो पेंशनर कहला सकें। तो कमेंट कीजिएगा कितने पेंशनर हैं, कितने व्यूअर हैं जो हीरो पेंशनर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 8 CPC में 5 फैमिली यूनिट की मांग, जी हाँ 5 फैमिली यूनिट की मांग 8वें पे कमीशन में हो रही है, यह आप सबको पता है दोस्तों। वैसे NCJCM ने मांग की है 3.6 की। अब आपको समझाता हूं कि ये जो फैमिली यूनिट को बढ़ाया जा रहा है इससे क्या फायदा होगा और किस तरीके से फायदा होगा, यह आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि ये जो फैमिली यूनिट है वो कैसे लिया जाता है। जैसे पिछले पे कमीशन में, 7वें पे कमीशन में मिनिमम बेसिक निकालने के लिए 3 फैमिली यूनिट लिया गया था, जो बेहद गलत था। क्योंकि अगर माता पिता को आप फैमिली का हिस्सा नहीं मानेंगे तो वो फैमिली पूरा हो ही नहीं सकता। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट कीजिएगा कि माता पिता को भी फैमिली यूनिट में इंक्लूड किया जाना चाहिए। एक परिवार तभी पूरा होता है जब माता पिता भी उस परिवार का हिस्सा होते हैं। लेकिन 7वें पे कमीशन में जो कैलकुलेशन किया गया उसमें माता पिता को परिवार का हिस्सा नहीं माना गया दोस्तों, बेहद दुखद है। कैसे लिया गया था मैं बताता हूं। जो सेल्फ है, जो बंदा कमाने वाला बंदा है, उसको फैमिली यूनिट में उसको 1 पॉइंट दिया गया।
जो उसकी वाइफ है उसको 0.8 दिया गया, और जो बच्चे हैं 2 बच्चों को लिया गया और बच्चों को 0.6 के हिसाब से लिया गया, तो 2 बच्चों का 1.2, 0.6 एक बच्चे का, 2 बच्चों का 1.2। इस हिसाब से टोटल जो लिया गया दोस्तों वो लिया गया 3 पॉइंट का। ये देखिए 3 पॉइंट, इससे 1 हो रहा है और ये जोड़ करके 2 हो रहा है, तो टोटल 3, यानी कि 3 यूनिट का एक परिवार मानते हुए पे कमीशन दिया गया था, 7वां पे कमीशन, जिसमें मिनिमम बेसिक 18,000 रुपए निकला था दोस्तों। लेकिन ये नाजायज है, ये गलत है, क्योंकि पेरेंट्स को भी लिया जाना जरूरी है। अगर पेरेंट्स को भी लिया जाए तो आप मिनिमम मान के चलिए, पेरेंट्स को भी हम इसी कैटेगरी में अगर रखते हैं तो 0.8 इंटू 2 माता पिता को मिलाकर 1.6 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 में प्लस 1.6 अगर हम करें दोस्तों तो ये बन जाएगा 4.6। तो ये 4.6 फैमिली यूनिट को इंक्लूड करके पे कमीशन में मिनिमम बेसिक जो है तय किया जाना चाहिए। इसको लेकर मांगे उठ रही हैं दोस्तों, आप क्या समझते हैं? क्या आप मानते हैं कि माता पिता को इंक्लूड किया जाना चाहिए? मैं तो मानता हूं, बगैर माता पिता के फैमिली पूरा हो ही नहीं सकता। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, 3 के बजाय अगर 7वें पे कमीशन में 3 दिया गया था, 3 के बजाय अगर 4.6 फैमिली यूनिट लें तो किस तरीके से बेसिक में परिवर्तन हो जाता है ये बताता हूं दोस्तों। मिनिमम 3 के हिसाब से, फैमिली यूनिट के हिसाब से मिनिमम बेसिक निकाला गया था 18,000। जी हां, 7वें पे कमीशन का मिनिमम बेसिक 18,000 निकाला गया था। यही जो एनसीजीएसीएम की मांग है वो 3.6 की मांग है। 3.6 की मांग के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मिनिमम बेसिक निकलेगा 21,600, 18,000 के बजाय 21,600 निकलेगा। लेकिन जो कैलकुलेशन अभी मैंने आपको समझाया, माता पिता को अगर इंक्लूड कर दें और उनको भी 0.8 का ही यूनिट हम माने, तो माता पिता को इंक्लूड करने से 4.6 का एक परिवार बन रहा है, और 4.6 यूनिट का एक परिवार का 27,600 रुपया मिनिमम बेसिक बनता है दोस्तों। आप देखिए कितना डिफरेंस। इसीलिए माता पिता का परिवार में इंक्लूड होना बेहद जरूरी है। यह बेहद महत्वपूर्ण मांग है। इस मांग को लेकर के आगे कर्मचारियों को, पेंशनर्स को पे कमीशन के ऊपर जोर डालना चाहिए। जब पे कमीशन गठित होगा, जब काम शुरू हो जाएगा, तो यह एक महत्वपूर्ण मांग है दोस्तों, जिससे मिनिमम बेसिक में बढ़ोतरी होगी और पेंशन में और पेमेंट में भी बढ़ोतरी मिल पाएगी दोस्तों। ये बेहद जायज मांग है और जरूरी मांग है। आप क्या समझते हैं? आप अगर सहमत हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि ये अगर माता पिता को अगर फैमिली यूनिट में नहीं लेते हैं तो फैमिली यूनिट इनकम्प्लीट है, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।